मैं जल्दी से सुना दूं कि शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं। एक तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है और दूसरी तरफ तमाम माफिया इकट्ठा हो चुका है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, माफिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इसे नाकाम करे। कभी प्रेशर ग्रुप बनाए जाते हैं, तो कभी हुकूमत गिराने की धमकी, तो कभी चीनी छुपा कर स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा जाता है। खान इन सबको हराएगा इंशाल्लाह। मैंने ये 3 चीज़ें आपके सामने रखी। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के यही कोर रीजंस हैं और वजूहात हैं जो लोगों की तकालीफ है इस महंगाई के ज़िमन में? माफियाज हैं जो इमरान को कुछ नहीं करने देते। डॉक्टर साहब देखिए, दिस इज वन ऑफ दी 3 या 4 मेन रीजंस हैं। उसमें एक ये रीजन तो जरूर है। मैंने जिस बात की प्राइम मिनिस्टर साहब आज निशानदेही कर रहे हैं, गालिबन 2 साल पहले मैं अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में जब ये आटे का बहरान शुरू हुआ था, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जी ये मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि ये आप तलाश करें कि ये चंद, मैंने मतलब ये कि आइडेंटिफाई करके नाम तो नहीं ले सकता था मैं, लेकिन ये है कि मैंने बता दिया था कि ये एरिया है जहाँ से ये सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ होती हैं। और ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी किसी हुकूमत को कमज़ोर करना हो, गिराना हो, तो उसको चीनी की कीमतें और आटे की कीमतें बढ़ती हैं उसकी। ये एक स्टैंडर्ड सा है। और ये जब ये शुरू हुआ था तो 1 साल के बाद, इनकी हुकूमत के आने के 1 साल बाद शुरू हुआ। और उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये आपके हुकूमत को ये गिराने की तमाम साजिशें शुरू हो गई है, तो आप नज़र रखें इसके तरफ। लेकिन चूंकि शायद गालिबन ये मैं बातें कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना वो बना लिया था कि मैंने डॉक्टर इशफाक के कहने पे तो कभी कोई अमल करना ही नहीं है, तो नहीं किया। और आज वही चीज़ें सामने हैं और आज आप खुद कह रहे हैं कि ये माफियाज हैं और ये कर रहे हैं। ये तो मैंने 2 साल पहले ये बताया था कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और अपने मैं इनके साथ डील करता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से ये चीज़ों को ख़राब किया जाता है। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर इशफाक साहब नस में माशाल्लाह आपका एक नाम है दुनिया में। ये बात आपको 2 साल पहले पता चल गई, 3.25 साल बाद वजीर आजम को पता चला। आपको पता चला तो चले, आपके पास कानून नहीं था। क्या वजीर आजम की ये जिम्मेदारी है माफिया का नाम ले, कार्टल्स का नाम ले, या उनके खिलाफ कार्रवाई करे? वजीर आजम का असल रोल क्या है? देखिए, वज़ीर आज़म कंट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास बहुत ताकत होती है। मैं तो निशानदेही कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पावर तो नहीं है। मैं अपने तजुर्बे से, चूँकि मैंने 11 साल जब इस वजारत में गुजारा है, तो मैंने इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ कि किस तरीके से घरों में बैठ के चीनी की कीमतें बढ़ती थी। ये तो मेरे सामने होता रहा है और हम इसको हैंडल करते रहे। और उस ज़माने में 14, 15, 20 रुपया केजी चीनी बिका करता था, उसमें भी पाकिस्तानी कौम खुश नहीं होती थी। आज 150 हो गया है। उस वक्त भी यही कैफियत थी, आज भी यही कैफियत है। तो कहने का मतलब यह कि मैं जो कुछ भी बता रहा था अपने तजुर्बे से, मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो नहीं था, वज़ीर आज़म साहब के पास था। लेकिन हुआ यह है कि ओवर द टाइम रेट ऑफ द स्टेट कमज़ोर होता चला गया है। अगर मैं शुगर मिल वाला हूँ, अगर मैं फ्लोर मिल वाला हूँ, मेरी मर्जी है मैं कीमतें कहीं से कहीं पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ भी नहीं होगा मेरा। मैं अगर पकड़ा जाऊँगा, अदालत में जाऊँगा और इसकी ऑर्डर ले लूँगा, ख़त्म हो गई बात। तो ये मेरा जो है आपके इस प्रोग्राम के से एक हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं फ़ारूक नसीम साहब, उनसे मैं कहूँगा कि ये स्टे ऑर्डर के कानून को रिव्यू करें। इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की मईशत को, ख़ासकर स्टे ऑर्डर ले लेकर। सियासी नुकसान भी हुए होंगे कि लोग स्टे ऑर्डर के पीछे 5-5 साल पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते रहे। डॉक्टर साहब, आपने रिट ऑफ स्टेट की बात की है। मैं आज थोड़ा सा पुराने अखबार देख रहा था, तो आपको भी पता है जनरल यूब के पल्ले भी जो सबसे पहले चीज़ पड़ी थी वो चीनी पड़ी थी। आई एम टॉकिंग 55 ईयर्स बैक, एग्जैक्टली यही मक्खी पे मक्खी पड़ती है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयान था, आज मैं जंग में पढ़ रहा था, एग्जैक्ट यही था कि ज़हीरा अंदोज़ जो अपना चीनी फरोश है उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तो हमने 55-60 साल में कहीं के कहीं नहीं गए, ये एक मेरा कमेंट है। जो असल चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि हमारे साथ में इंडियन पंजाब है, वहाँ पे उन्होंने लाइसेंसिंग नहीं की, इसको इस तरह सिस्टम में नहीं लेके आए। जिसके पास गन्ना है वो गुड़ बनाए, चीनी बनाए।
एक तरफ हम फ्री मार्केट की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लाइसेंसिंग करते हैं। डोंट यू थिंक कि फंडामेंटली फ्लॉ यहाँ पे है? बहुत फ्लॉज है इसमें। मैं आपको बताऊं कि गन्ने की कीमत फिक्स कौन करता है? अंडर द शुगर केन एक्ट ऑफ 1970 ये सूबाई हुकूमतें करती हैं। मुसीबत उस वक्त आ जाती है कि जब सूबे में और मरकज में दो डिफरेंट जमात की हुकूमत हो, तो ये यहीं से क्राइसिस शुरू होता है कि फिर सियासी बुनियाद पे फिर वो कीमतें सूबाई हुकूमतें फिक्स कर देती हैं गन्ने की कीमत। और गन्ना जो है इटसेल्फ ये 80% है इनपुट कॉस्ट का चीनी का। तो जब आप गन्ने की कीमत फिक्स करें तो बैकवर्ड कैलकुलेशन कर आप चीनी की कीमत को भी बता दें। वो हम नहीं करते। सिर्फ सूबाई हुकूमतें गन्ने की कीमत जो मर्जी आए वो तय कर देती हैं, और जब चीनी बन के निकलता है तो सारा साल ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उस पर मुसीबत आई हुई रहती है। चीनी चीनी चीनी। अभी किसी सूबाई हुकूमत को कोई कुछ नहीं कह रहा है कि चीनी चीनी चीनी, वहां पर नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं एक बड़ी अहम बात आपने पॉइंट आउट कर दी और मैं चाहता हूं ये बात अननोटिस ना चली जाए, जो मैं समझूं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस। इसका मतलब यह है कि ज़राए पैदावार पर काबिज सियासतदान अपने मुखालफीन को नीचा दिखाने के लिए अपनी जो इकोनॉमिक क्लाउट और ताकत है, जो मैशत के अंदर उनकी मुदाखलत है, वो उसको अवाम को कुचल कर पॉइंट स्कोर करते हैं और पावर में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चीनी गन्ने की जो कीमत है वो सूबाई हुकूमत तय करती है। अब इसी गन्ने से चीनी बन जाता है। जब चीनी बन जाता है तो सारा साल की फेडरल गवर्नमेंट की मुसीबत आई हुई होती है कि चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। वो क्या कर सकता है? तो ये हमारे कानून में जो है इसमें दुश्वारियां हैं जो हमें इसको दूर करने की जरूरत है। ये पार्लियामेंट का काम तो यही काम है कि 1970 का एक कानून बना हुआ है, शुगर केन एक्ट, जिसमें सूबाई हुकूमतें गन्ने के रेट फिक्स करती हैं, और उससे जब चीनी बन जाता है तो सारा साल मरकजी हुकूमत, जिसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है, वो बुरा बनती रहती है, वो गालियां खाती रहती है। तो देयर इज अ मिसमैच जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और भी बहस है कि हमारे वज़ीर साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तान में सस्ता मुल्क है बहुत सारे ममालिक के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा डाटा देख रहा था, अमेरिका 4% से के करीब है वहाँ का अफरात ज़र, इंडिया, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, ये सारे अंडर 5 हैं अफरात ज़र में, पाकिस्तान 9 है। और मैं ये भी डाटा देख रहा था, विद इन 3 ईयर्स पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम भी जो है कम हुई है। तो ये कितनी साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अब भी दूसरे ममालिक के मुकाबले में सस्ता मुल्क है? ज़रा इस पर ज़रा हमें कोई वजाहत करें, हमारी रहनुमाई करें। मेरे ख्याल है कि ये सियासी बयानात होते हैं। जब इंसान अंडर प्रेशर आ जाता है और आपके पास जब कुछ कहने को नहीं होता है तो आप फिर इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि खुदा के वास्ते ये कंपैरिजन ना किया करें। मैं आपको, अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, 2 मिनट दीजिएगा, मैं बहुत सिंपल अंदाज में एक आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि नाजरीन तक भी आपको पता चल जाए और जो वज़रा सुनेंगे वो भी इससे लेसन सीखें। देखिए, तसव्वुर करें कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो 73 रुपया $1 के बराबर है। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान में भी 73 रुपया $1 के बराबर होता तो हम बराबर हो जाते हैं ना एक्सचेंज रेट के मामले में, 1 to 1 करस्पॉन्डेंट होता। हिंदुस्तान में तेल की कीमत 105 रुपया इंडियन रुपया के 1 लीटर के बराबर है। तो अगर 1 to 1 होता तो पाकिस्तान में भी 105 रुपए पर लीटर पाकिस्तान में भी बिक रहा होता। लेकिन हमारा एक्सचेंज रेट 170 रुपया है, जो हिंदुस्तान से 2.33 गुना जो है वो नीचे चला गया है। तो आप उसी कीमत को ले लें, 105 रुपया जो इंडिया में पर लीटर है, वो पाकिस्तानी रुपए में जब देखेंगे तो वो 245 रुपया पर लीटर नजर आएगा। तो हम कहेंगे कि देखें, हमारे यहाँ तो 146 है, हिंदुस्तान में तो 245 रुपया पर लीटर है, तो हम तो उनसे बहुत सस्ते हैं। फर्ज कर लें कि ये एक्सचेंज रेट 170 के बजाय 270 हो जाए और हिंदुस्तान का वही 73 जो है रुपया $1 के बराबर हो, तो ये पाकिस्तानी करेंसी
3.7 गुना जो है वो कम हो जाएगी। तो तेल की कीमत हिंदुस्तान में अगर 105 है तो पाकिस्तान के करेंसी में ये 389 रुपया हो जाएगा, 389। तो क्या हम कहेंगे कि हमारे यहाँ तो 146 है, हिंदुस्तान में तो 389 है, तो हम तो बहुत सस्ते हैं? ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब